हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जिसमें कुछ टॉपिक्स तो हैं वो हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर आता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये सब टॉपिक्स तो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रीनल कैल्कुलाई। हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का मतलब ये है कि मंजिल सिर्फ उसी इंसान को मिलेगी जिसके सपनों में जान होगी और जिसके अंदर अपने सपने को पूरा करने का हौसला होगा। बिना हौसले के देखा गया सपना भी पूरा नहीं होता है। अगर आपने सपना देखा है कि मुझे ये काम करना है, या अगर आप नर्सिंग में आए हैं तो आपने ये सपना देखा होगा कि मैं इस फील्ड में आया हूँ या आई हूँ, मुझे अपनी नर्सिंग को कंप्लीट करना है, उसकी डिग्री लेनी है, उसके बाद मुझे वही जो मैंने नर्सिंग सीखी है उसको लोगों में अप्लाई करना है, या अपने लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो अगर आपने ये सपना देखा है तो आपके अंदर उस सपने को पूरा करने का हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर हौसला नहीं होगा तब तक आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हौसला रखिए। आपने अगर सपना देखा है तो उसको हौसले से पूरा भी कीजिए। इसी के साथ हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। रीनल कैल्कुलाई। सिंपल शब्द में हम जानते हैं कि रीनल कैल्कुलाई होता क्या है। सिंपली इसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन। रीनल मतलब किडनी एंड कैल्कुलाई मतलब स्टोन। सो किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना बोलते हैं हम रीनल कैल्कुलाई। आप देख सकते हैं कि ये हमारी किडनी है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टोन्स का फॉर्मेशन हो गया है। और ये जो स्टोन्स हैं वो कब फॉर्म होते हैं? जब कोई भी जो हार्ड मटेरियल या फिर मिनरल्स या सॉल्ट जैसा जो मटेरियल होता है उनका हार्ड डिपोजिशन होता है, जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो एक अपना रूप लेते हैं, स्टोन के रूप में वो हमारी किडनी में फॉर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको रीनल कैल्कुलाई के नाम से जानते हैं। चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रीनल कैल्कुलाई होता क्या है। इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि इसको हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं। दैट रीनल कैल्कुलाई इज आल्सो नोन एज किडनी स्टोन। अब हम जानेंगे कि किडनी के किस हिस्से में अगर स्टोन हो जाता है तो उसको किस किस नाम से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ अ स्टोन इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथेसिस। मतलब जब जो स्टोन जो है वो हमारा किडनी में होगा, जब जो स्टोन है उसका डिपोजिशन या जो स्टोन है वो हमारी किडनी में फाइंड आउट होगा, तब हम उसको नेफ्रोलिथेसिस के नाम से जानेंगे। मतलब अगर कोई भी आपसे पूछता है कि नेफ्रोलिथेसिस क्या है तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथेसिस। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द यूरेटर। जब जो स्टोन है वो आपके यूरेटर में पाया जाता है तब हम उसको यूरेट्रोलिथेसिस बोलते हैं। सिंपली आपसे कोई पूछेगा यूरेट्रोलिथेसिस क्या है तो आप बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द यूरेटर। प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द ब्लैडर कॉल्ड सिस्टोलिथेसिस। क्या है? जब जो स्टोन जो है वो हमारे ब्लैडर में पाया जाता है तब हम उसको सिस्टोलिथेसिस बोलते हैं। बच्चों, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएसएन में ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट महत्व रखती हैं। क्या होता है कि वाइवा में जो एग्जामिनर होता है मेनली वो ज्यादा लंबे क्वेश्चंस आपसे पुटअप नहीं करता है, वो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछेगा और उसमें वो मेनली टर्मिनोलॉजीज पर ज्यादा फोकस करता है। तो जब भी मैं किसी भी चैप्टर में आपको कोई टर्मिनोलॉजी बताती हूँ तो आप उसको अच्छे से किसी कॉपी पे नोट डाउन करें और अच्छे से उसको लिख लें और याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रीनल कैल्कुलाई की। रीनल कैल्कुलाई सिंपली मींस किडनी स्टोन्स व्हिच आर हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट दैट फॉर्म इनसाइड द किडनी। मतलब रीनल कैल्कुलाई क्या है? रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन है जिसमें क्या होता है कि हार्ड डिपोजिशन हो जाता है किसका? मिनरल्स या सॉल्ट्स का। वो किडनी के अंदर होगा तभी हम उसको क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन बोलते हैं। दूसरा है नोट। यहाँ पे मैंने एक और टर्मिनोलॉजी लिखी है यूरोलिथेसिस। यूरोलिथेसिस का मतलब ये है कि जब जो स्टोन है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या है? फॉर्म हो गया है। मतलब
formation of stone in the urinary tract. Urolithiasis refers to stone in the urinary tract. Stones are formed in the urinary tract. क्या है कि यहाँ पे जो stones हैं वो हमारे urinary tract में form हो रहे हैं when the urinary concentration of substance such as calcium oxalate and calcium phosphate uric acid increase. क्या हो रहा है कि जब हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का या यूरिक एसिड का जो कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो तब वहां पे एक हार्ड डिपोजिशन हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि हमारी यूरिनरी सिस्टम में पाया जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूरोलिथियासिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इन टर्मिनोलॉजीज पर खास ध्यान दें और इनको नोट डाउन कर लें। इंसिडेंस, किन किन को ज्यादा चांस है किडनी स्टोन्स या रीनल कैल्कुलाई होने का। सो अकर्स इन 30 to 50 इयर्स ऑफ एज। ज्यादातर क्या होता है कि जो लोग 30 to 50 इयर्स की एज में आते हैं उनको रीनल कैल्कुलाई होने का चांस होता है। अफेक्ट मेन एंड वुमेन इक्वली। इसमें ऐसा नहीं है कि जो रीनल कैल्कुलाई है वो मेन में ज्यादा होगा या वुमेन में ज्यादा होगा, नो। इसमें क्या होता है कि दोनों जेंडर्स को ये इक्वली अफेक्ट करता है। रीअकरेंस रेशियो इज अप टू 50%। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपको किडनी स्टोन हुआ है, वो ट्रीट हो गया है, किडनी स्टोन आपकी यूरिनरी सिस्टम से या किडनी से निकल गया है तो वो दोबारा नहीं होगा, नो। 50% चांसेस है कि वो दोबारा से आपकी बॉडी में, आपकी यूरिनरी सिस्टम में अकर हो सकता है। अकर्स अटैक इन समर्स मोस्टली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। मेनली ये समर सीजन में ज्यादा होता है क्योंकि क्या हो रहा है कि तब हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है। हम बहुत ज्यादा लेस फ्लूइड्स का या फिर हम बहुत ज्यादा वाटर का जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, तो इसलिए ये समर सीजन में होने का चांस इसका बहुत ज्यादा है। ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, मतलब कॉजेज क्या है इसके और किन किन को ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है इन चीजों का होने का रीनल कैल्कुलाई। सो मेटाबॉलिक कॉज, फर्स्ट इज हमारा है मेटाबॉलिक कॉज। इंक्रीज कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड, यूरिक एसिड और सिट्रिक एसिड इन यूरिन ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या हो रहा है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, जो बहुत ही नेसेसरी होती है एक नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो क्या हो रहा है कि इसमें कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिक एसिड का फॉर्म हो रहा है, सिट्रिक एसिड का फॉर्म हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें इंपेयरमेंट हो गया है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट। पहले मैंने आपको बताया है कि समर सीजन में ये ज्यादा हो जाता है क्योंकि तब हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड रहती है। डाइट, अगर हम ज्यादा डाइट में अपना प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, कैल्शियम रिच डाइट जो है वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, फ्रूट जूसेस को हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जूस में क्या होता है कि सिट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जब हम ज्यादा फ्रूट जूसेस का यूज कर रहे हैं या फिर इंक्रीज एन इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट इंक्रीजेस फ्लूइड इंटेक, या हम कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर जो सिट्रिक एसिड में मतलब सिट्रिक एसिड जो जूसेस होते हैं उनको हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तब भी हमें रीनल कैल्कुलाई होने का चांस है। जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री। पहले आपकी किसी भी मतलब मेंबर को फैमिली हिस्ट्री में ये जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। लाइफ स्टाइल, सीडेटिव आपका लाइफ स्टाइल है, पुअर लाइफ स्टाइल है, तब भी आपको रीनल कैल्कुलाई होने का चांस है। आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तब भी आपको रीनल कैल्कुलाई होने का चांस हो सकता है। अदर फैक्टर्स में आपको कोई डिजीज कंडीशन है जिसमें डायबिटिक मेलाइटिस आ सकता है, ओबेसिटी हो गई है आपको, हाइपरटेंशन है, यूरिनरी रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हैं, तो तब भी आपको रीनल कैल्कुलाई होने का चांस है। तो ये थे हमारे ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट है टाइप्स। कितने प्रकार के जो रीनल कैल्कुलाई हैं वो होते हैं, ये जो है मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्टेरॉइड रीनल कैल्कुलाई,
यूरिक एसिड रीनल कैल्कुलाई एंड सिस्टीन रीनल स्टोन। सो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट में क्या है कि रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन्स आर हार्ड मिनरल डिपॉजिट्स। कैल्शियम फॉस्फेट रीनल कैल्कुलाई में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हार्ड मिनरल डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ पे, हमारी किडनी में। कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और ये किससे बन रहा है, ये जो स्टोन है यहाँ पर वो कैल्शियम और फॉस्फेट की हेल्प से यहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड associated with alkaline urine and underlying metabolic condition। उसी के साथ साथ जब आपका जो यूरिन है वो अल्कलाइन है या जो मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं उनमें इंपेयरमेंट है, और या फिर अदर कंडीशन की वजह से भी, जिसमें आपका आता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपकी पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया है, तो तब भी वहां पे कैल्शियम फॉस्फेट होने का कैल्शियम फॉस्फेट रीनल कैल्कुलाई होने का चांस है। नेक्स्ट है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। किडनी में इंपेयरमेंट हो गया है, किडनी जो है वो क्या कर रही है कि ब्लड से जो ब्लड में जो भी मतलब फ्लूइड्स हैं या फिर उसमें जो भी एसिडिक कंडीशन एसिड वगैरह है उसको रिमूव नहीं कर पा रही है। ये जो काम होता है वो किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका होता है। अगर ये चीज जो है वो नहीं कर पा रहे, जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, जो किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रहा है, मतलब ब्लड में एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि रीनल कैल्कुलाई हो सकता है। मिक्स स्टोन्स विद ऑक्सलेट स्टोन्स, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, उसमें मिक्स्ड स्टोन्स किसके साथ, ऑक्सलेट स्टोन्स भी इसके साथ पाए जाते हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या है कैल्शियम फॉस्फेट का कि कैल्शियम और फॉस्फेट इन दोनों से मिलकर जो भी हार्ड डिपोजिशन बनता है उसको कैल्शियम फॉस्फेट रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। उसी के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी मतलब जो यूरिन है वो एल्कलाइन है, आपको कोई अदर कंडीशंस है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट रीनल कैल्कुलाई फॉर्म हो रहा है। इंसिडेंस क्या है, 8 to 10% पीपल को ये होने का चांस है, मतलब 8 to 10% जो है उनमें कैल्शियम फॉस्फेट रीनल कैल्कुलाई होने का चांस है। ये क्या है कि डर्टी व्हाइट कलर में होता है, डर्टी व्हाइट कलर इसका होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, डर्टी व्हाइट कलर का होता है, इसको ये समटाइम्स से ब्राउन कलर की भी होता है। तो ये था हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, एस्टरवाइट रीनल कैल्कुलाई। दूसरा टाइप है हमारा एस्टरवाइट रीनल कैल्कुलाई, ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शन स्टोन्स और ट्रिपल फॉस्फेट इन स्टोन्स। एस्टरवाइट रीनल कैल्कुलाई को हम इन्फेक्शन स्टोन और ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं। They are kidney stones composed primarily of magnesium ammonium phosphate often associated with urinary tract infections caused by ureases producing bacteria। क्या हो रहा है कि जो स्टेरवाइट रीनल कैल्कुलाई है वो किडनी स्टोन्स होते हैं और इनको हम इन्फेक्शन स्टोन और ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है कि जब क्या हो रहा है कि यहाँ पे दे आर कंपोज्ड किससे बन रहे हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से बन रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से ये जो हार्ड डिपोजिशन है वो हो रहा है, इसकी वजह से स्टेरवाइट रीनल कैल्कुलाई यहाँ पे बन रही है caused by ureases producing bacteria। क्या, क्योंकि यहाँ पे जो यूरेसिस है वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से भी हमें ये स्टेरवाइट रीनल कैल्कुलाई हो सकती है। ये लार्ज टाइप ऑफ स्टोन होता है, मतलब कि ये जो स्टोन होता है उसका जो मतलब साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसका जो इंसिडेंस है वो 10 to 15%, मतलब 10 से 15% लोगों को ये होने का चांस है। इसका जो कलर होता है वो डर्टी व्हाइट कलर होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसका जो कलर है
वो डर्टी व्हाइट कलर का है। तो ये था हमारा स्टरवाइट रीनल कैलकुलाई। नेक्स्ट है यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई। यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई और यूरिक एसिड किडनी स्टोन, इसको हम यूरिक एसिड किडनी स्टोन भी बोलते हैं। ये किडनी स्टोन्स हैं जो कि किससे बने हुए हैं? प्राइमरली ऑफ यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन प्यूरिन्स। क्या हो रहा है कि जब जो बॉडी है वो प्यूरिन्स को ब्रेक डाउन कर रही है तो क्या हो रहा है फिर वहां पे क्या हो रहा है कि यूरिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जब वो प्रोड्यूस होगा तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे हमारे यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई जो होंगे वो फॉर्म होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो है इमेज है वो हमारे यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई की है। सो इट्स ऑल अबाउट यूरिक एसिड रीनल कैलकुलाई। नेक्स्ट आते हैं हम सिस्टीन रीनल स्टोन पे या सिस्टीन रीनल कैलकुलाई पे, ऑल्सो नोन एज सिस्टीन किडनी स्टोन। इसको हम सिस्टीन किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं। इज अ टाइप ऑफ किडनी स्टोन, ये ऐसा टाइप है किडनी स्टोन का फॉर्म्ड फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ द अमीनो एसिड्स। क्यों फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे अमीनो एसिड्स का बिल्डअप हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे सिस्टीन रीनल स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। सिस्टीन इन द यूरिन, या फिर आपके यूरिन में सिस्टीन का प्रेजेंस है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इनहेरिटेड डिसऑर्डर सिस्टीन्यूरिया, मतलब कि आपके यूरिन में क्या है कि सिस्टीन जो है वो पाया जा रहा है। सो सिस्टीन किडनी स्टोन क्या है कि इसको हम सिस्टीन किडनी स्टोन भी बोलते हैं। और ये मेनली कब फॉर्म होता है? जब अमीनो एसिड्स का या फिर आपके यूरिन में सिस्टीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तब हमें सिस्टीन रीनल कैलकुलाई जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ये जो इमेज है वो क्या है, किसकी है? सिस्टीन रीनल कैलकुलाई की। सो ये था हमारा सिस्टीन रीनल स्टोन। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स के रीनल स्टोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पर। सो पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी में इसमें ये जो है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये 4 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड कर दी गई है। तो हम एक एक स्टेज जो है उसको अच्छे से ब्रीफली से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 न्यूक्लिएशन। स्टेज 1 में क्या है कि न्यूक्लिएशन क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ आते हैं और वो क्या बनाते हैं, कोई भी एक नया स्ट्रक्चर जो है वो हमारी बॉडी में फॉर्म करते हैं। समझ में आप लोगों के कि मतलब ये क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं जो एक साथ ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, एक नए स्ट्रक्चर को, एक न्यू स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कैल्शियम और ऑक्सलेट है वो अचानक से स्पॉन्टेनियसली एक साथ आ गए हैं, उन्होंने एक सॉलिड स्टोन को फॉर्म कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिएशन में जो मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे कोई एटम है, कोई चीज है जो एक साथ आ रही है और एक नए स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि कैल्शियम और ऑक्सलेट जो है उन्होंने क्या किया, एक साथ ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक सॉलिड स्टोन को यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। तो ये था हमारा स्टेज 1 न्यूक्लिएशन। अब ये जो है वो 2 में डिवाइड हो गई है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होती है, कोई भी चीज होती है वो अपने ही ग्रुप में, मतलब जो है कोई चीज या कोई चीज होती है जो अपने ही ग्रुप में क्या करती है, हैपन होती है। हेट्रोजेनस में ये जो चीज होती है वो एक अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मतलब ये जो मतलब काम होता है वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर होता है, लेकिन हेट्रोजेनस में सेम ग्रुप में वो काम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्रिस्टल स्टोन ज्वाइनिंग इन द सेम टाइप ऑफ स्टोन इन अ कॉमन न्यूक्लियर। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्रिस्टल्स और जो स्टोन है वो सेम टाइप, जो मतलब सेम टाइप के स्टोन्स में ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे कॉमन न्यूक्लियर में सेम स्टोन्स जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं और वो एक हार्ड डिपोजिशन को फॉर्म कर रहे हैं। वहीं पर हेट्रोजेनस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पे जहाँ पे होमोजेनस में सेम टाइप, यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेम टाइप के क्रिस्टल्स यहाँ पर स्टोन्स जो है वो आपस में ज्वाइन होकर एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं और वो एक सेम न्यूक्लियस में इधर भी हो रहा था कि एक ही न्यूक्लियस में क्या हो रहा है कि सेम क्रिस्टल्स और सेम स्टोन्स जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं।
यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सेम न्यूक्लियस में क्या हुए, ज्वाइन हुए हैं एक साथ ज्वाइन हुए हैं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द ऑर्गेनिक मटेरियल, उसी के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को भी इंक्लूड कर रहे हैं और हार्ड डिपोजिशन को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी हमारी स्टेज 1 न्यूक्लिएशन। उसके बाद क्या हुआ कि सारी प्रोसेस हो गई है। उसके बाद द क्रिस्टल ट्रैवल डाउन द नेफ्रॉन एंड डिपॉजिट इन द रीनल पैपिला। अब जो क्रिस्टल्स फॉर्म हुए थे वो कहाँ पे आएंगे, वो नेफ्रॉन्स में आएंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे कि रीनल पैपिला में जाके इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे। सो स्टेज 2 ग्रोथ, यहाँ पे क्या होगा कि जो इन क्रिस्टल्स की ग्रोथ होगी, बड़े होंगे, ये क्या करेंगे कि अपना डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर आके। तो स्टेज 2 इसीलिए हमने इसको नाम दिया है ग्रोथ। सो द स्टोन्स और क्रिस्टल्स विल बी इनलार्ज ड्यू टू प्रोग्रेसिव ग्रोथ। यहाँ पर जो स्टोन्स थे और जो क्रिस्टल्स थे वो क्या होंगे, वो इनलार्ज होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर आके इनका क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव, बहुत ही तेजी से यहाँ पर इनकी जो है वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रही है। तो ये थी हमारी स्टेज 2। स्टेज 3 क्या हो रहा है कि एग्रीगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जो क्रिस्टल्स है वो क्या कर रहे हैं कि वो उनका या तो साइज बढ़ेगा, मतलब या तो उनका ग्रुप बढ़ेगा, मतलब वो ग्रुप में आ जाते हैं अपनी मतलब क्या हो रहा है कि वो एग्रीगेशन के स्टेज में क्या होता है, ये एक टाइप का क्लस्टर फॉर्मेशन होता है कि यहाँ पे ग्रुप में चीजें आ जाती हैं और वो अपने साइज को इंक्रीज करती हैं। सो क्रिस्टल्स फॉर्म टुगेदर एंड इंक्रीज साइज ऑफ 45 mm। यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं उन्होंने क्या किया कि वो एक साथ आ गए, टुगेदर एक साथ वो आ गए और उन्होंने अपने साइज को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, और यहाँ पे वो 45 mm तक वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारी स्टेज थी एग्रीगेशन। स्टेज 4 आती है ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ में क्या होगा कि स्टोन्स ट्रैवल थ्रू यूरेथ्रा। अब जो स्टोन है वो हमारे यूरेथ्रा तक भी आ सकता है या वहां से वो ट्रैवल भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर आके एक टाइम पर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो वहां पे हो जाएगा। तो ये क्या थी, ये हमारी 4 स्टेजेस में डिवाइडेड था न्यूक्लिएशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लिएशन की स्टेज में जो एक एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक नए स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं वहां पे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, अपना प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं। स्टेज 3 एग्रीगेशन, यहाँ पे वो क्लस्टर में फॉर्म हो रहे हैं और अपने साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन में वो क्या कर रहे हैं कि हमारी यूरिनरी सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो में भी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब क्या हो गया है कि मतलब सब कुछ हो गया है, मतलब अगर हमारे किडनी में स्टोन्स हैं तो क्या क्या जो है वो हमें साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मेन सिम्टम जो होता है, अगर हमारी किडनी में स्टोन होता है तो हमारे फ्लैंक रीजन में क्या होता है, पेन होता है। क्या होता है, फ्लैंक रीजन में पेन होगा, माइल्ड टू लोअर बैक पेन, और उसमें भी खास बात यह है कि माइल्ड होगा और लोअर बैक पेन जो है वो फ्लैंक रीजन में होगा। तो ये हमारा पहला सिम्टम था। शार्प पेन, क्या होगा कि उसी के साथ बहुत ही शार्प पेन होगा, कई बार इतना ज्यादा पेन होता है कि अनटॉलरेबल होता है, पेशेंट जो है वो रोने लगता है, क्योंकि बहुत मतलब किडनी स्टोन्स तो क्या है कि नॉर्मल प्रॉब्लम है। अब मैं अपनी हॉस्पिटल सेटिंग में जब मैं मतलब वर्क कर रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा था, तो वहां पे मतलब जब पेशेंट कई बार ऐसे रोते रोते आता था कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी फ्लैंक रीजन में बहुत पेन हो रहा है, इतना रोता था क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसको चुभन वाला जो है वो दर्द होता था। तो ये चीज तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मतलब देखा है सामने वाले को कि मतलब कितना ज्यादा उसको दर्द होता है, कितना शार्प पेन उसको होता है। नोजिया, उसको मतलब ऐसा फील होगा कि उसको वॉमिट करना है, मतलब नोजिया जैसी उसको फील होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है। यूटीआई सिम्टम्स, उसके साथ साथ उसको अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो भी मतलब उसके सिम्टम्स भी उसको क्या होंगे, शो हो सकते हैं। डिसयूरिया, डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन करने के टाइम पे क्या हो रहा है कि उसको बहुत ज्यादा पेन फील होगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, किडनी स्टोन होगा तो उसको मतलब क्या होगा कि हमेशा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, मतलब हमेशा उसको एब्डोमिन में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, बहुत ज्यादा उसको हैवीनेस टाइप का जो है वो फील होता रहेगा, पेन भी होगा। हेमाटोमा, हेमाटोमा क्या हो रहा है कि ब्लड क्लॉट्स भी क्या होते हैं, कई बार फॉर्म हो जाते हैं।
हेमाटोमा मीन्स ब्लड क्लॉट्स। लो क्वाड्रेंट ग्रोइन पेन, और उसी के साथ यहाँ पे क्या होगा कि लो क्वाड्रेंट ग्रोइन पेन भी जो है वो हमारे, अगर किडनी स्टोन है तो वो हमें होगा, या जो जिस पेशेंट को है तो उसको लो क्वाड्रेंट ग्रोइन पेन भी होगा। ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर किसी भी पेशेंट को क्या है कि मतलब किडनी स्टोन है, रीनल कैल्कुलाई है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हम उससे मतलब पूछेंगे कि आपको कब से दर्द हो रहा है, या आपको कहाँ कहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको मतलब कितने टाइम से ये प्रॉब्लम है, आपने कहीं और मतलब इससे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया है, या पहले भी आपको रीनल कैल्कुलाई हुआ था। हम डैम श्योर नहीं कि उसको रीनल कैल्कुलाई है, लेकिन यहाँ पे हम उसके सिम्टम्स को असेस करेंगे। सिम्टम्स मतलब सब्जेक्टिव डेटा में वो खुद हमें बताएगा कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे इतने टाइम से शार्प पेन हो रहा है, मुझे इतने टाइम से नॉजिया फील हो रहा है, या मेरे फ्लैंक रीजन में इतना पेन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम उसको खुद असेस करेंगे, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेंगे, कितना पेन, अगर उसको पेन हो रहा है, वो पेन मतलब पेन जैसी कंडीशन में हमारे पास आया है, तो हम पेन स्केल स्कोर से क्या करेंगे, उसको पेन को मेजर करेंगे कि कितना पेन जो है उसको हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, सीवियर हो रहा है। साथ ही साथ हम उसके वाइटल्स को भी असेस करेंगे, जिसमें हम ब्लड प्रेशर को देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ हम जो है उसका मेजरमेंट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि मतलब कि यूरिनरी सिस्टम का ये पूरा का पूरा सिस्टम मतलब हो रहा है, हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो हम एब्डोमिनल रीजन अच्छे से उसका क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको इंस्पेक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से उसको विजुलाइज करेंगे। उसके बाद क्या है कि हमें पेशेंट के ग्रॉइन एरियाज को, रेक्टल एरियाज को भी क्या करना है, अच्छे से एग्जामिन करना है। अगर कोई फीमेल आई है आपके पास ये दिक्कत लेके, तो हमें सेम टाइम पे उसका वजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो करना ही करना है। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, इसमें क्या करते हैं कि एक टाइप के इमेजिंग टेस्ट होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी टेस्ट है, जिसमें हम जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पे हमारे यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो यूरिनरी सिस्टम है उसको हम सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी से बोलते हैं, और इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं कि मतलब सारी इमेजेस को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं और असेस करते हैं कि किडनी मतलब जो हम मतलब बॉडी के किस पार्ट में, किस ऑर्गन में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन में ये सारी चीजें देखते हैं। केयूबी, किडनी यूरेटर और ब्लैडर। केयूबी में हम क्या करेंगे कि मतलब ये भी एक एक्सरे इमेज होती है, आप देख सकते हैं। इसमें भी क्या करते हैं कि हम किडनी को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे इमेजिंग टेस्ट के थ्रू, यूरेटर को अच्छे से देखेंगे और ब्लैडर को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, और जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो देखेगा कि कौन से पार्ट में क्या है, कहाँ पे पेशेंट के दिक्कत है, या कौन से पार्ट में पेशेंट के अबनॉर्मलिटी है, या कौन से पार्ट में पेशेंट को स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। ये सारी चीजें जो है हम पूरा अच्छे से टेस्ट करते हैं, किडनी का, यूरेटर का और ब्लैडर का। यूरिन एनालिसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, यूरिन को लेंगे, उसमें देखेंगे कि मतलब ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड वगैरह तो नहीं है, ज्यादा यूरिक एसिड तो नहीं है यूरिन में। पूरा मतलब यूरिन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसका टेक्सचर वगैरह, उसका अपीयरेंस वगैरह जो है हम पूरा यूरिन को एनालाइज करेंगे। एक्सरे आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें हाई रेडिएशन वेव्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे हम मतलब कि एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं कि कौन से पार्ट में पेशेंट के कौन सी जगह पर प्रॉब्लम है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या है कि इसमें हम जो भी मतलब बॉडी के इनसाइड स्ट्रक्चर को एनाटॉमिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली हम क्या करते हैं, अच्छे से एग्जामिन करते हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ही अच्छे से हर चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब जो पेशेंट है वो हमारे पास रीनल कैल्कुलाई की प्रॉब्लम लेके आया है, तो हम कौन सा मैनेजमेंट जो है वो उसे देंगे जिससे वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले जो है हम उसको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो प्रोवाइड मेडिकेशन टू पेशेंट एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। सबसे खास बात यह है कि हम कोई भी मेडिकेशन एज अ नर्स खुद प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के ऑर्डर पे ही हमें क्या करना है, पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है।
इसमें हम एंटीएमेटिक ड्रग और एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो पेशेंट को देंगे अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। एंटीएमेटिक ड्रग क्यों देंगे? क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग फील हो रही है। एनएसएड्स क्यों देंगे? क्योंकि पेशेंट जो है उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत शार्प पेन हो रहा है, फ्लैंक रीजन में पेन हो रहा है, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। प्रोवाइड फ्लूइड थेरेपी टू पेशेंट, पेशेंट को हम फ्लूइड थेरेपी देंगे, अच्छी मतलब आईवी इंट्रावेनस के रूट के थ्रू या फिर ओरली हम उसको क्या करेंगे? फ्लूइड थेरेपी देंगे। फॉर कैल्शियम स्टोन्स, अगर पेशेंट को कैल्शियम स्टोन्स है, डाइटरी प्रोटीन एंड सोडियम इनटेक, क्या करेंगे कि कैल्शियम स्टोन्स के लिए हम पेशेंट को पूरा डाइटरी प्रोटीन अच्छे से बताएंगे कि कितने अमाउंट में उसको प्रोटीन लेना है, कितना उसको सोडियम जो है वो इनटेक करना है। यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि आपको लिमिटेड प्रोटीन को क्या लेना, लिमिटेड प्रोटीन इनटेक करना है, आपको ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना है। क्या बोलेंगे? यूरिक एसिड स्टोन के लिए पेशेंट को हम प्रॉपर और स्ट्रिक्टली एडवाइस करेंगे कि आपको लेस प्रोटीन जो है, कम से कम प्रोटीन अपनी डाइट में कंज्यूम करना है। फॉस्फेट स्टोन्स के लिए हम क्या करेंगे? डिक्रीज फॉस्फेट इन डाइट, पेशेंट की डाइट में फॉस्फेट रिच डाइट जो है उसको हम डिक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट की वजह से क्या हो रहा है कि रीनल कैल्कुलाई फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको क्या करना है कि अपनी डाइट में फॉस्फेट को कम खाना है। इसमें हम क्या एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल फॉर ऑक्सलेट स्टोन्स, ऑक्सलेट स्टोन्स हमें पता है कि यहाँ पे रीनल कैल्कुलाई ऑक्सलेट की वजह से फॉर्म हो रही है, तो हमें उसका जो ऑक्सलेट इनटेक है पेशेंट को बोलना है कि आपको ऑक्सलेट इनटेक कम से कम करना है। उसमें हमें क्या करना है कि लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, चॉकलेट्स वगैरह जो है हम पेशेंट को मतलब कहेंगे कि आपको अवॉइड करना है। क्या बोलना है कि चॉकलेट्स वगैरह जो है या फिर ज्यादा पीनट्स वगैरह जो है आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसी के साथ यहाँ पे और भी 3 पॉइंट्स है जिसमें स्टरवाइड स्टोन के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। स्टरवाइड स्टोन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इन्फेक्शन की वजह से वहां पे स्टोन फॉर्म हुआ है, तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सिस्टीन स्टोन्स के लिए, सिस्टीन रीनल कैल्कुलाई के लिए हम क्या करेंगे? प्रोवाइड मेडिकेशन अल्फा मर्कैप्टो प्रोपियोनाइल ग्लिसिन टियोप्रोनिन, मतलब इसमें हम अल्फा मर्कैप्टो प्रोपियोनॉल ग्लिसिन जो है वो हम इसमें ग्लिसिन जो है वो प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एंड डी पेनिसिलामीन, और उसी के साथ हम पेशेंट को डी पेनिसिलामीन जो है ड्रग वो भी एडमिनिस्टर करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल कैल्कुलाई पेशेंट, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट बताया है। सो नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉर्मली तो यूरिन सिस्टम से क्या होता है कि अगर स्मॉल स्टोन्स होते हैं तो वो हमारे मेडिकेशन के थ्रू कोई क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम से वो यूरिन के थ्रू क्या होते हैं कि बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार इनका ज्यादा क्या होता है, ज्यादा बड़े अमाउंट में होते हैं, तो तब हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की जो नीड है वो रीनल कैल्कुलाई में पड़ जाती है। सबसे पहले आएगा परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी और नेफ्रोस्टमी। इसमें क्या होता है कि जब लार्ज स्टोन्स, ये जो मतलब सर्जरी है वो हम लार्ज स्टोन्स के लिए करते हैं, कि मतलब जब बहुत ज्यादा लार्ज स्टोन्स जो है वो हमारे क्या हो रहा है कि किडनी में फॉर्म हो रहे हैं, ये हमारी किडनी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लार्ज स्टोन्स जो है वो फॉर्म हो रहा है। अगर बहुत ही छोटे स्टोन्स हैं तो वो तो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या होंगे, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। स्टोन रिमूव विद एन एंडोस्कोपी, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्टोन होता है उसको एंडोस्कोप की हेल्प से हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। Which is inserted into the small opening and stones is removed if the stones less than 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग को हम क्रिएट करते हैं और वहां पे हम इंसर्टेड इनटू द स्मॉल ओपनिंग, एंडोस्कोप को हम इंसर्ट करते हैं स्मॉल ओपनिंग के थ्रू और रिमूव कर देते हैं स्टोन को, अगर जो स्टोन का जो साइज है वो हमारा 2 सेंटीमीटर से लेस है। तो ये था हमारा नेफ्रोस्टमी। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोन्स थ्रू एंडोस्कोपिक प्रोसीजर एंड द स्टोन्स विल बी आउट विद यूरिन। यहाँ पे जो स्टोन होता है, ये देखिए ये एंडोस्कोप है, तो यहाँ पे ये जो स्टोन है
उसको यहाँ पे टुकड़ों में क्या कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टोन है, ठीक है, तो अब हम इसको एंडोस्कोप के थ्रू यहाँ पे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जब टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पेशेंट के यूरिन के साथ ये जो स्मॉल स्टोन्स हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो ये था हमारा एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है कीमोलाइसिस। कीमोलाइसिस में हम स्टोन को क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। किसके थ्रू, केमिकल सॉल्यूशंस का यूज करके। कीमोलाइसिस में केमिकल सॉल्यूशंस का यूज करके हम जो स्टोन्स हैं उनको डिसोल्यूशन उनका हम कर देते हैं। सिस्टोलिथोटमी, रिमूवल ऑफ a stone from the bladder through suprapubic surgical incision। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सुप्राप्यूबिक एरिया है वहां पर हम सर्जिकल इंसिजन करते हैं और क्या करते हैं कि ब्लैडर से जो भी स्टोन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे सुप्राप्यूबिक रीजन में क्या किया गया है कि इंसिजन किया गया है और एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यहाँ पे स्टोन को ब्लैडर से निकाल दिया जाएगा। तो ये है हमारा सिस्टोलिथियोटमी। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स हम रीनल कैल्कुलाई पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको हम केयर प्रोवाइड करेंगे। सो असेसमेंट ऑफ पेशेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेशेंट का असेसमेंट करेंगे जिसमें हम पेशेंट के वाइटल साइंस यानी कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट एज वेल एज उसका पेन स्केल स्कोर भी मेजर करेंगे कि पेशेंट को कितना ज्यादा जो पेन है वो हो रहा है। नेक्स्ट है वाइटल साइंस मॉनिटरिंग, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें बीपी, पल्स वगैरह जो है हम उसको मॉनिटर करेंगे। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स के लिए जैसे भी हमें डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है हम पेशेंट को टाइमली टू टाइमली वो एडमिनिस्टर करेंगे। वार्म मॉइस्ट एप्लीकेशन, पेशेंट को क्या हो रहा है कि बहुत पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के पेन वाले एरिया पे वार्म मॉइस्ट एप्लीकेशन जो है वो करेंगे, मतलब हॉट एप्लीकेशन उसको हम प्रोवाइड करेंगे। असिस्ट इन एम्पुटेशन, पेशेंट को हम एम्पुटेशन यानी चलने फिरने में उसको असिस्ट करेंगे, पकड़ के उसको एम्पुटेशन मतलब कि उसको हेल्प करेंगे उसके चलने फिरने में, क्योंकि पेशेंट क्या होता है कि चलते चलते गिर भी सकता है क्योंकि उसके बहुत ज्यादा शार्प पेन जो है वो किडनी स्टोन के मारे हो सकता है। इनकरेज फ्रीक्वेंट वॉइडिंग, पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि बार बार जो है वो अपने यूरिन को क्या करे, वॉइड करे, उसको होल्ड करके ना रखे, जैसे उसको फील हो वो तुरंत के तुरंत जो है वो यूरिन को क्या करे, वॉइड कर दे। एजुकेट अबाउट डाइटरी पैटर्न, हम पेशेंट को डाइटरी पैटर्न के बारे में बताएंगे कि अगर आपको कैल्शियम फॉस्फेट रीनल कैल्कुलाई है तो आपको फॉस्फेट इनटेक नहीं करना है, कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट आपको रीनल कैल्कुलाई है तो आपको ऑक्सलेट डाइट या फिर सिट्रिक एसिड डाइट, अगर आपको मतलब इस टाइप के स्टोन्स है, जिस टाइप का भी स्टोन है तो आपको, अगर नॉर्मल स्टोन भी है तब भी आपको पेशेंट को पूरा डाइटरी पैटर्न जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। लेस प्रोटीन डाइट भी खानी है, ये भी हम पेशेंट को बताएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द रीनल कैल्कुलाई, जिसमें हमने पढ़ा कि रीनल कैल्कुलाई कैसे होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिकली हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकली एज वेल एज नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। अगली वीडियो को मतलब हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसी तरह हमारी वीडियोस को अपना प्यार दें। थैंक यू।